So, hello everyone. Today we'll be taking another important topic from our infectious disease unit, that is sepsis. तो सबसे पहले तो sepsis होता क्या है? देखिए, जब भी हम शब्द सुनते हैं sepsis, remember that this is not good thing, right? इसमें क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पहली बात तो ठीक है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट कैन कॉज ऑर्गन डिसफंक्शन एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर इन्वॉल्व इन इट. वील वर्क ऑन दैट. पॉइंट नंबर 2 ऑफ द डेफिनेशन. Why is sepsis occurring? Why is sepsis occurring? Actually, the initial root of this particular thing is infection. भाई किसी इंडिविजुअल को कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ. अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म वो इन्फेक्शन करा रहे हैं. उस इन्फेक्शन को मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रही है, ड्यू टू विच देयर इज डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स. डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स. व्हाट हैपन्स? सबसे पहले क्या हुआ, कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा जिसके कारण डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स होगा, जिसके कारण क्या होगा, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होगा. भाई हम उस पैथोजन से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ख़राब होने लगेंगे, विच कुड अल्टीमेटली लीड टू डेथ, है ना. तो ये एक सीधा सीधा रास्ता है जिससे आप इसको सेप्सिस को समझ सकते हो. ठीक है. टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये बोलते हैं कि सस्पेक्टेड or suspected or documented. That means either you are suspecting or you have proved it, you have documented it. Suspected or documented infection. I told you, the first root of this is infection. So suspected or documented infection with acute increase or with increase in SOFA score by more than equal to 2. Now what is the SOFA score? Let me explain you this. ओके तो अगर आपने सेप्सिस पढ़ा है और आपने सोफा स्कोर नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा. ठीक है. तो सबसे पहले तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि सेप्सिस का मतलब ही ये होता है कि इन्फेक्शन के कारण मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, जिसके कारण इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है. सेप्सिस की डेफिनेशन ये है, हम किसी इंडिविजुअल को कब बोलेंगे कि वो सेप्सिस की कंडीशन में है, जब उसका जो क्यू सोफा स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बढ़ जाए. अब ये सोफा स्कोर क्या है, सोफा का फुल फॉर्म क्या होता है? सोफा का फुल फॉर्म होता है सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट. सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट. क्या इसका फुल फॉर्म है? सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट. तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या पैरामीटर्स को यूज़ कर रहे हैं. देखो मैंने बोला ना, कई सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे इसमें. अब इसको देखते हैं कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे. सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स. तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि सोफा स्कोर जो है अगर वो 2 से ज़्यादा बढ़ जाए तो कोई इंडिविजुअल सेप्सिस में है. ठीक है. सोफा स्कोर में कौन कौन से सिस्टम्स के स्कोर को इंक्लूड किया जाता है? नंबर 1 इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 जिस सिस्टम को हम इंक्लूड कर रहे हैं, द सेकेंड सिस्टम विच इज़ इंक्लूडेड इन दिस स्टोरी इज़ नन अदर देन दी लिवर, हेपाटोबिलियरी सिस्टम. हम इसको इंक्लूड करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. थर्ड सिस्टम विच इज बीइंग इंक्लूडेड इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. द फोर्थ सिस्टम विच इज इंक्लूडेड इज CNS, दैट इज ब्रेन. सो CNS, CVS, हेपाटोबिलियरी सिस्टम, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम. द फिफ्थ सिस्टम विच इज बीइंग इंक्लूडेड इज रीनल सिस्टम, राइट, दैट इज किडनी, राइट. एंड द सिक्स्थ सिस्टम विच इज बीइंग इंक्लूडेड इज हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, राइट. अब देखो इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं. जैसे अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हो तो PaO2 अपॉन FiO2 आप इसका रेशियो देखते हो. ठीक है. क्या होता है इसमें, हम स्कोर देते हैं उसको, पेशेंट को हम स्कोर देते हैं 0 से लेकर के, वी हैव एन स्कोर फ्रॉम 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, है ना. वी हैव वेरियस पॉइंट्स, राइट, 4 पॉइंट. तो हम पॉइंट्स देते हैं. वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. आप ये समझो कि हर सिस्टम में हम कौन कौन से पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं. जैसे अगर मैं लिवर की बात करूँ या हेपाटोबिलियरी सिस्टम की बात करूँ तो वी वर्क ऑन द पैरामीटर ऑफ बिलीरुबिन, है ना. हम बिलीरुबिन के वैल्यूज़ को देखते हैं. ठीक है. बिलीरुबिन की वैल्यूज जितनी ज़्यादा होंगी स्कोर उतना ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा सेप्सिस के लिए आप ससेप्टेबल हो. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बेसिकली वी वर्क ऑन मीन आर्टीरियल प्रेशर. हम मीन आर्टीरियल प्रेशर पे वर्क करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन द ब्लड प्रेशर. ठीक है. मीन आर्टीरियल प्रेशर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम ब्लड प्रेशर पे काम करते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. CNS में हम किस में वर्क करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल आपने सुना होगा, GCS स्कोर हम CNS में निकालते हैं. और रीनल सिस्टम में हम लोग
क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं, क्रिएटिनिन का लेवल देखते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को देख करके, और हेमाटोलॉजिकल सिस्टम में बेसिकली वी वर्क ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। हम प्लेटलेट्स की संख्या को देखते हैं, जितनी ज़्यादा प्लेटलेट्स की संख्या उतनी अच्छी बात है। प्लेटलेट्स खत्म होने लगी मतलब आप बुरी स्थिति में जा रहे हो। तो ये 6 सिस्टम्स देख करके हम लोग किसी भी इंडिविजुअल का सोफा स्कोर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक शॉक। तो सेप्सिस क्या है पहले तो आप ये समझ गए, है ना। सेप्सिस का मतलब क्यू सोफा स्कोर अगर अक्यूटली किसी इंडिविजुअल का 2 से ज़्यादा बढ़ जाए और सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन है तो सेम चीज़ इसकी सेप्टिक शॉक की डेफिनेशन में है। वी आर हैविंग सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड, suspected or documented, we are having suspected or documented infection, suspected or documented infection तो वही चीज़ है, suspected or documented infection. Now few things are added. Number 1, we are needing vasopressor. सेप्टिक शॉक में क्या होता है बेसिकली हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, राइट। तो अब इसको हम लोग डेफिनेशन में कैसे फ्रेम करेंगे। सस्पेक्टेड और डॉक्यूमेंटेड इन्फेक्शन तो सेप्सिस की डेफिनेशन में आ गया। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। नंबर 1 कि वेसोप्रेसर की रिक्वायरमेंट हो रही है। Vasopressor therapy is needed, right, to maintain the mean arterial pressure of for more than 65 mm of Hg. तो mean arterial pressure को 65 mm of Hg से ज़्यादा मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेसोप्रेसर चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सीरम लैक्टेट का लेवल जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलीमोल पर लीटर इन स्पाइट ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन। आपने प्रॉपरली फ्लूइड रिससिटेशन किया है उसके बाद भी सीरम जो लैक्टेट लेवल है वो मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। तो दैट इज़ द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो सेप्टिक शॉक में 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो गई, ठीक है, कि मुझे मीन आर्टीरियल प्रेशर को 65 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा मेंटेन करना है तो आई नीड टू हैव व्हाट इन द स्टोरी, आई नीड टू हैव द वेसोप्रेसर, नंबर 1। And number 2 part of the definition which I told you that the serum lactate is more than 2 millimole per liter, right? So that is septic shock. Now next question is that you need to remember is what is the etiology of the sepsis, कि sepsis किन किन कारणों से होता है। देखो वैसे तो ये पॉलीमाइक्रोबियल हो सकता है, आप कह सकते हो, बट मेनली जो इस पूरी गेम का विलन है दैट इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये मेन कॉज होते हैं सेप्सिस का, जैसे कि इकोलाई हो गया, क्लेप्शिला हो गया, प्रोटियस हो गया, सीडोमोनास, डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ सीडोमोनास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट विलन, राइट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी एट्रीब्यूटेड है जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, फंगाई, कैंडिडा, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया, बट मेन थिंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट दिस, राइट। अदर थिंग्स कुड बी एट्रीब्यूटेड बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज अ मेन कॉज। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर सेप्सिस। भाई ऐसा क्यों होता है कि सबको सेप्सिस नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता है, राइट। सो इट लेट अस बिगिन विद इन पर्सन इटसेल्फ, राइट। सबसे पहले हम इसी पर्सन से शुरू करते हैं, ठीक है। पर्सन में भी हम इस पर्सन के जीन्स को लेते हैं सबसे पहले। सो आई एम बिगिनिंग विद द पर्सन इटसेल्फ एंड आई एम टेकिंग अप द जीन दैट इज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। कई बार ये इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे ही डिपेंड करता है ना। साइटोकाइन का रिस्पॉन्स, मैंने बोला ना कि जब डिसरेगुलेटेड होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होगा तब सेप्सिस होता है। तो इस इंडिविजुअल में इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से वो डिसाइड कर लिया। ये इसके इंट्रिंसिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हो गए इस पर्सन के, कि इस पर्सन की एज क्या है, इसका न्यूट्रिशन कैसा है, ये क्या खा रहा है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी को कोमॉर्बिड कंडीशन है तो सेप्सिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। वैक्सीनेशन है कि नहीं सारी, इम्यूनोसप्रेसेंट्स तो नहीं ले रहा है, सो इंट्रिंसिक फैक्टर आ गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ विल बी इंक्लूडिंग व्हाट बेटा, विल बी नाउ इंक्लूडिंग द कम्युनिटी, राइट। अब हम एक पर्सन से बहुत सारे लोगों में आ गए कम्युनिटी। कम्युनिटी पे भी डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, उस पर्टिकुलर डिसीज़ का या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या कोई स्पेसिफिक एक्सपोजर है या फिर कोई डिसीज़ का आउटब्रेक तो नहीं है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। नेक्स्ट थिंग, let us assume that now this individual is ill because of the community factor and intrinsic factor, so you take this individual to the hospital. Now when you take this individual to the hospital, there are some hospital factors also कि hospital में वो कितने समय के लिए रुका है, जितने ज़्यादा समय के लिए उतना ज़्यादा ससेप्टेबल है वो सेप्सिस के लिए, है ना। आउटब्रेक्स तो नहीं है वहाँ पे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। हॉस्पिटल में आने के बाद हमें ये देखना है कि हॉस्पिटल में उसकी कौन सी सर्जरी हुई है और कौन से उसके ऊपर प्रोसीजर्स हुए हैं, राइट। सो विच आर द सर्जरीज विच हैव बीन टेकन प्लेस इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना। उसके वुंड्स कैसे हैं, घाव कैसे हैं, क्या हमने उसमें कोई इमरजेंसी सर्जरी की है या इलेक्टिव या प्लान्ड सर्जरी की है ना। डर्टी वुंड है कि क्लीन वुंड है ना। प्रोस्थेटिक मटीरियल क्या है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसीजर कि यूरिनरी कैथेटर लगा है 2 महीने से तो लगा हुआ है, वी हैवंट चेंज्ड इट, ऑब्वियसली दैट इंडिविजुअल वुड बी मोर ससेप्टेबल।
इंट्रावेनस कैन्यूला लगा हुआ है तो लगा हुआ है, राइट, वी हैवंट चेंज इट और वी हैवंट क्लीन इट, राइट, वुंड ड्रेसिंग नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ज़्यादा ससेप्टेबल होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज पे। तो हमने एटियोलॉजी देख ली, हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्सिस। तो सेप्सिस बेसिकली होता कैसे है या इसकी पैथोजेनेसिस को हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर से, यानी पैथोजन के एक्सपोजर से। वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो है मेरी बॉडी में आने वाला है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबियल प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ फॉरेन एंटीजन इज नाउ एंटरिंग माई बॉडी। इमीडिएटली एज सून एज दिस बॉडी or foreign body enters inside my body, what would be happening? There are 2-3 things that are going to happen. Number 1, ये माइक्रोब डायरेक्टली आकर के क्या कॉज करेगा? एंडोथीलियल इंजरी कॉज करेगा। ये माइक्रोब डायरेक्टली आकर के क्या कॉज करेगा? एंडोथीलियल इंजरी कॉज करेगा, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जैसे ही एंडोथीलियल इंजरी होती है देयर इज एन कैस्केड ऑफ इन्फ्लामेशन जो एक्टिवेट हो जाता है। वील वर्क ऑन दैट। हाँ, अभी डायरेक्टली सोचो, ये पैथोजन जैसे ही मेरी बॉडी में आएगा, कोई एंटीजन आया, पैसे मान सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके, है ना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। और तीसरी चीज़, जैसे ही ये पैथोजन मेरी बॉडी में आया, राइट, देयर वुड बी न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस विच वुड बी रशिंग टू दिस इंडिविजुअल और दिस पैथोजन। यू नो दिस वेल ना, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस वुड बी रशिंग टू दिस पर्टिकुलर साइट. Ultimately, why are all these things important? Because eventually what do they cause? ये न्यूट्रोफिल्स हो गए या फिर आपकी जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गए, इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में याद रखना C3A इज प्लेइंग एन कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल, ठीक है। मैंने क्या बोला? पैथोजन आया तो ये 3 चीज़ें हुई। नंबर 1 एंडोथीलियल इंजरी, नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन, नंबर 3 न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस उस साइट पे आ गए। जैसे ही न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस उस साइट पे आएंगे तो वो आकर के बैठेंगे तो नहीं, वो आकर के क्या रिलीज करेंगे? साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। सो दे विल बी रिलीजिंग साइटोकाइंस, राइट, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक इंटरल्यूकिन 1, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारी चीज़ें रिलीज हो गई। नंबर 1। नंबर 2, ये डायरेक्टली एंडोथीलियल इंजरी कॉज कर रहा है। जब ये डायरेक्टली एंडोथीलियल इंजरी कॉज कर रहा है तो दैट वुड ऑल्सो कॉज रिलीज ऑफ सम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे? इंटरल्यूकिन 6 रिलीज होगा, 8 रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होंगी, है ना। और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस मीडिएटेड या शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस जब शुरू होती है तो आपको पता है ना कि वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, वेसोडायलेशन होता है, ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है, वस्कुलर परमिएबिलिटी जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ऑर्गन्स पे परफ्यूजन कम हो जाएगा। भाई ब्लड, बॉडी की अगर पूरी ब्लड वेसल तुम खुद सोचो डायलेट हो गई है ना, तो ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा या परफ्यूजन कम हो जाएगा, राइट। परफ्यूजन अगर कम हो जाएगा तो क्या मैं बोल दूँ, धीरे धीरे सारे सिस्टम्स जो हैं वो फेल होने लगेंगे। दैट इज मल्टी ऑर्गन फेलियर। एक चीज़ ये हुई, वेरी गुड। Now what else is it going to cause? What else is it going to cause? Now I told you that there's release of, ये एक कहानी था। अगर एंडोथीलियल इंजरी हुई तो उसके कारण क्या हुआ? भाई ये न्यूट्रोफिल, ये साइटोकाइंस, ये मैक्रोफेजेस, ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, साइटोकाइंस हो गए, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गए, अल्टीमेटली ये क्या क्या चीज़ें कॉज करेंगे? नंबर 1, दे वुड बी कॉजिंग सर्टन मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। मेरी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करेंगे, सब कुछ नॉर्मल तो होगा नहीं, राइट। इट वुड बी कॉजिंग और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे दोनों एक्टिवेट होते हैं। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे भी एक्टिवेट होगा। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे एक्टिवेट होगा ना तो मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ही सप्रेस होगा, इम्यूनिटी खुद सप्रेस होगी, राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो देयर वुड बी इम्यून सप्रेशन। तो और क्या क्या चीज़ें होंगी सेप्सिस के पैथोजेनेसिस में? मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ है ना, इम्यून सप्रेशन है। अल्टीमेटली ये दोनों भी तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर पे कंट्रीब्यूट करेंगे। अब एक और चीज़ समझो, तो ये एक पार्ट हो गया स्टोरी का कि माइक्रोब के आने से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एंडोथीलियल इंजरी एंड न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन। दूसरी चीज़ क्या हुई? इस पैथोजन के, ये जो पैथोजन आया है आपकी बॉडी में, इसके एंडोटॉक्सिन का जब एक्सपोजर होता है, राइट, सो देयर इज एन रिलीज ऑफ फैक्टर नंबर 8 इन आवर बॉडी, ठीक है। किसका रिलीज होगा? फैक्टर नंबर 8 का रिलीज होगा। इस फैक्टर नंबर 8 के रिलीज के कारण क्या होता है? कोएगुलेशन का कैस्केड जो होता है, कोएगुलेशन कैस्केड जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। माइक्रोब आया तो माइक्रोब का एंडोटॉक्सिन आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एक्टिवेट होगा,
है ना, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एक्टिवेट होगा, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एक्टिवेट हो गया, कोएगुलेशन सॉरी इट्स नॉट क्लॉटिंग फैक्टर 8, सॉरी इट इज़ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12. सो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 जो है वो एक्टिवेट होगा. जब क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होगा तो देयर वुड बी एक्टिवेशन ऑफ द कोएगुलेशन कैस्केड, जिसके कारण सारे के सारे जो आपके कोएगुलेशन कराने वाले एजेंट्स हैं, है ना, और इवन प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के जो एजेंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. तो डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन होगा. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जो प्लेटलेट्स हैं और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन हो जाएगा. सो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है. तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं सेप्सिस के पैथोजेनेसिस पे. सी सेम थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट. यू कैन सी ब्यूटिफुली कि माइक्रोब आया मेरी बॉडी में, माइक्रोब के आने के बाद एंडोथीलियल इंजरी, एक्सप्लेन यू दैट राइट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो गए, इन्होंने साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज़ किए, इसके कारण एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज होंगे, तो इम्यून सप्रेशन होगा. वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी हो ही रही है, मेटाबॉलिक एब्नॉर्मेलिटी हो रही है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और कार्डिक आउटपुट भी कम होगा. फिर एंडोथीलियल इंजरी हुई तो उसके कारण वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, परफ्यूजन कम होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा. फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होगा तो कोएगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होगा, माइक्रोवस्कुलर थ्रोम्बाई बनेंगे, डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन होगा, टिश्यू इस्चीमिया और एड्रेनल इनसफिशिएंसी होगी. सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वंस यू आर डन विद दिस, हाउ डू यू मैनेज अ केस ऑफ सेप्सिस. हाँ, कि अगर सेप्सिस हो गया तो भाई हम सेप्सिस को मैनेज कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये तो एक कहानी हो गई कि सेप्सिस क्या होता है. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हाउ डू यू मैनेज सेप्सिस, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देखिए, सबसे पहले तो आपको सेप्सिस को अगर मैनेज करना है तो पहले तो आइडेंटिफाई करो ना, आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सेप्सिस और नॉट. सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द सेप्सिस. नंबर 2 इज कैटेगराइज द सेप्सिस. कैटेगराइज द सेप्सिस, तो पहले आप आइडेंटिफाई करो, फिर आप कैटेगराइज करो, और तीसरा पॉइंट होता है फिर आप ट्रीटमेंट को इनिशिएट करो. ये ट्रायज की तरह है ना, देन यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. राइट, तो कैसे क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट इन डिटेल. राइट, देखो, जैसे अगर सेप्सिस का पेशेंट आता है ना, तो आई टोल्ड यू ना कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द ऑर्गन विच हैज़ बीन इन्वॉल्व. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और फिर तो जनरल प्रिंसिपल्स होते ही हैं, है ना. तो अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी, पहले मैं इसको देख लेती हूँ. ठीक है भाई, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गन. इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गन, जैसे मान लो अगर किसी में हाइपोटेंशन मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन मिल रहा है, टेकीकार्डिया मिल रहा है, ठीक है, टेकीकार्डिया मिल रहा है, शॉक मिल रहा है, सो व्हाट कैन यू सस्पेक्ट, विच सिस्टम इज इन्वॉल्व, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सिमिलरली अगर किसी में टेकिपनिया मिल रहा है, फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज़ लेस देन 70 mm ऑफ Hg, 70 mm ऑफ Hg, राइट, या फिर जो आपका सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, है ना, जो सैचुरेशन है ऑक्सीजन का दैट इज़ कमिंग आउट टू बी लेस देन 90%. ठीक है, तो इससे क्या सस्पेक्ट कर सकते हो कि ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व. अब जैसे मान लो कोई अल्टर्ड सेंसोरियम के साथ आ रहा है, ठीक है, या उसको कोमा है, या कन्फ्यूजन है, या साइकोसिस है, तो व्हाट यू कैन सस्पेक्ट दैट विच सिस्टम इज इन्वॉल्व, CNS इज बीइंग इन्वॉल्व. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग ना कि आइडेंटिफाई द सेप्सिस. इसको आप सिम्टम्स, किस सिम्टम्स के बेसिस पे पेशेंट आ रहा है उससे बता सकते हो. लिवर आ रहा है तो एंजाइम्स रेज्ड होंगे, है ना. हेमाटोलॉजिकल सिस्टम है तो प्लेटलेट्स कम होंगे, डी डाइमर बढ़ा हुआ होगा, रीनल है तो ओलिगूरिया होगा, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई इट. ठीक है, ये तो आपने बेसिक हेडिंग लिख दी. अब भाई पेशेंट आता है तो हम कैसे शुरू करते हैं ट्रीटमेंट. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, राइट, सेम थिंग हैज़ बीन टोल्ड टू यू इन दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट. सो यू आइडेंटिफाई द acute organ which has been involved, right. Now listen to me very carefully. First of all, first step, very important step is fluid resuscitation or initial resuscitation. भाई पेशेंट अगर सेप्सिस में चला गया है, सो यू नीड टू रिससिटेट द पेशेंट इनिशियली, राइट. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, मैंने बताया ना कि यहाँ पे मीन आर्टीरियल प्रेशर फॉल हो रहा है ना. मैंने आपको बताया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये सबसे बड़ी एब्नॉर्मेलिटी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए. तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल सलीन को यूज़ करना है. किस रेट में, 30 ml पर kg के रेट से आपको स्टार्ट करना है. इसको 30 मिनट के अंदर इसको डिलीवर कर देना है. तो इन 30 मिनट्स यू हैव टू गिव द फ्लूइड एट द रेट ऑफ 30 ml पर kg टू दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, है ना. इफ़ द मीन आर्टीरियल प्रेशर इज लेस देन, एक और चीज़, अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 70 mm ऑफ Hg से कम है तो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन है, बहुत ज़्यादा BP कम हो रहा है, तो फिर आपको आइनोट्रॉप्स भी ऐड करना पड़ेगा.
राइट, यू विल हैव टू ऐड आइनोट्रॉप्स। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो सबसे पहले फ्लूइड से शुरू करो। फ्लूइड से करने के बाद आपने फ्लूइड्स दे दिया, पेशेंट आता है तो सबसे पहले यही तो करते हैं, वी हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, वी एडमिट द पेशेंट एंड वी स्टार्ट द पेशेंट विद द फ्लूइड। फ्लूइड करने के बाद अब आपको क्या करना है, डायग्नोसिस के लिए सैंपल भेज दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो कल्चर्स की रिपोर्ट हमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ब्लड कल्चर करना है। आप जितने कल्चर सोच सकते हो ना सारे करो, राइट, यू नेवर नो कि पैथोजन किस जगह पे बैठा हुआ है। तो हैव एन ब्लड कल्चर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 2 ब्लड कल्चर लेना चाहिए। एक को ऐसा बोलते हैं कि आप परक्यूटेनियसली ले सकते हो, एंड एटलीस्ट 1 ड्रॉन थ्रू ईच वस्कुलर एसेस डिवाइस इफ इंसर्टेड लॉन्गर देन 48 आवर्स। जैसे मान लो अगर कोई कैन्यूला लगा हुआ है उसको, है ना, और 48 घंटे से ज़्यादा हो गए उस कैन्यूला के लिए, है ना, तो आप एक कल्चर उस जगह से भी लो, कैन्यूला वाली साइड से, और ब्लड कल्चर का तो आपको लेना ही है ना। यूरिन कल्चर भी लें प्लीज़, CSF कल्चर भी लें, डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम विच हैज़ बीन इन्वॉल्व। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? अगर इमेजिंग मोडालिटीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको भी कराओ, कि जैसे अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लग रहे हैं तो यू कैन गो फॉर एक्सरे एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो सबसे पहले आपने फ्लूइड्स दिया, फ्लूइड्स देने के बाद आपने डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर और बाकी चीज़ें ली, राइट? नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज स्टार्ट विथ एंटीबायोटिक थेरेपी। तीसरा स्टेप भाई, अब ये 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना है अपन को, विद इन 1 आवर। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, एंटीबायोटिक थेरेपी आपको शुरू करना है विद इन 1 आवर। प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे नहीं पता ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए मैं जो एंटीबायोटिक शुरू करूंगी दैट इज़ एम्पेरिकल एंटीबायोटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक से अपन शुरू करते हैं, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक से हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4, भाई तुमने अब पेशेंट को तुमने थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दिया है। पॉइंट नंबर 4 इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करो। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है क्या पता आपने सारी मेजर्स ले लिए पर ऑलरेडी उसकी बॉडी में वो इन्फेक्शन का सोर्स प्रेजेंट है जो बार बार पैथोजन को उसकी बॉडी में डाल रहा है। कोई ड्रेनेज लगा हुआ है बहुत लंबे समय से, इंट्राएब्डोमिनल ड्रेन लगा हुआ है, या थोरैकिक एम्फाइमा है, सेप्टिक अर्थराइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, कोलेंजाइटिस है, कि भाई उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है ना। अगला कॉज क्या हो सकता है, डेब्राइटमेंट करो, ड्रेनेज को चेक करो। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई बहुत सीवियर नेक्रोसिस हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, कोई डेड टिश्यू है, तो भाई उसको हटाओ, उसको डेब्राइट करो, राइट? सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो यू हैव टू गो फॉर डेब्राइटमेंट ऑल्सो, राइट? सो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है, मेडिएस्टेनाइटिस है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, या इन्फेक्टेड पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस है, ठीक है? अगर कोई डिवाइस लगा हुआ है बहुत लंबे समय से, कि कोई कैथेटर लगा हुआ है, तो हटाइए उसे, है ना। यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ, दीज आर ऑल पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है? कोई ईटी ट्यूब लगा रखी है आपने बहुत समय से, तो यू हैव टू रिमूव इट, राइट? नाउ डेफिनेटिव कंट्रोल पे भी ध्यान देना है। सी एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम डी, नंबर 1, नंबर 2 drainage, debridement, device control, definitive control, right? 4 things you have to work upon to check the source of infection, right? Definitive control क्या होता है, sigmoid resection for diverticulitis, amputation for clostridial myonecrosis, cholecystectomy for gangrenous cholecystitis, कि भाई जो रूट कॉज है आप वहीं से डेफिनेटिवली उसको कंट्रोल करो। एक और MCQ आता है, क्यू सोफा स्कोर क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यू सोफा स्कोर, सोफा का फुल फॉर्म क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, है ना। क्यू सोफा स्कोर में हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखो हम 2-3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है? 3 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1, हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, क्या ये 22 पर मिनट से ज़्यादा है, नंबर 1। हम देखते हैं मेंटल स्टेटस कैसा है, कहीं वो ऑल्टर्ड तो नहीं है, ठीक है? और मैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखती हूँ, कहीं वो 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम तो नहीं है। तो अगर रेस्पिरेटरी रेट 22 से ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, अगर इनमें से कोई भी 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पुअर प्रोग्नोसिस, है ना। तो दैट इज़ क्विक सोफा स्कोर, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है ना पेशेंट को डायग्नोज करने का, कैटेगराइज करने का, तो केवल ये 3 चीज़ें करनी है। पेशेंट का मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है, रेस्पिरेटरी रेट देखा 22 से ज़्यादा आ रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम आ रहा है, भाई क्यू सोफा स्कोर जो है वो पॉजिटिव है एंड इट इज़ इंडिकेटिंग अ पुअर प्रोग्नोसिस, राइट? तो अब ट्रीटमेंट की बात ही हो रही थी, मैंने बोला आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को इरेडिकेट करो। तो फ्लूइड थेरेपी हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिया, मैंने आपको बताया है ना। क्रिस्टलॉइड्स यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया नॉर्मल सलीन या रिंगल लैक्टेट आप यूज़ कर सकते हो, आप आइनोट्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, आइनोट्रॉप्स या वेसोप्रेसर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि नॉन एपिनेफ्रीन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, ठीक है? तो क्या क्या बताया मैंने आपको, इनिशियल रिससिटेशन विथ नॉर्मल सलीन, एंड आई टोल्ड यू दैट वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट, सो इनिशियल रिससिटेशन विथ नॉर्मल सलीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम है तो आपको आइनोट्रॉपिक सपोर्ट पे जाना पड़ेगा। इट कुड बी नॉन एपिनेफ्रीन, आई टोल्ड यू, इट कुड बी डोपामीन,
एंड इट कुड बी डोब्यूटामीन। ये तीनों ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हो, तीनों में से कोई भी ड्रग आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू दिस पेशेंट इज स्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अब आपको इस पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आप आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, दैट इज आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। और इसका डोज क्या होता है आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन का, 200 मिलीग्राम पर डे फॉर 7 डेज। 7 दिनों के लिए आपको आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू गिव इज रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेटेड प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेटेड प्रोटीन, ठीक है। तो आप ये दे सकते हो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एक्टिवेटेड प्रोटीन दे सकते हो, ठीक है। जो भी हाई रिस्क पेशेंट है आप उनमें ये चीज़ दे सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है। इतना तो आपने कर लिया बेसिक लेवल पे कि एंटीबायोटिक्स देनी है मेरे को, ठीक है। एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स बेसिक लेवल पे मैंने देख लिया कि स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन, और बेसिक लेवल पे मैंने देख लिया कि मुझे फ्लूइड्स देने हैं और आइनोट्रॉप्स देने हैं अगर जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है, ठीक है। एडिशनल चीज़ें क्या क्या याद रखना है कि भाई अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है, तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ पे आओ, मान लो अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअल में रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, ARDS के सिम्टम्स मिल रहे हैं तुम्हें, तो देन यू विल हैव टू गो फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन और वेंटिलेटरी सपोर्ट को आपको ध्यान जाना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, राइट, अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, राइट, क्योंकि सेप्सिस में ऑब्वियसली द ब्लड ग्लूकोज लेवल वुड बी रिड्यूस्ड, राइट, तो आपको उसको भी कंट्रोल करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल ऑल्सो। नेक्स्ट इज रीनल रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इज द 9th पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द रीनल रिप्लेसमेंट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रीनल रिप्लेसमेंट? हो सकता है उसकी किडनी खराब हो गई, मैंने बोला ना ये 6 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको हीमोडायलिसिस की अगर ज़रूरत है तो गो फॉर हीमोडायलिसिस 2, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज, कई बार क्या होता है पेशेंट बहुत क्रॉनिकली लेटा हुआ होता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट में DVT होने के चांसेस हैं और स्ट्रेस अल्सर होने के चांसेस हैं, तो उन दोनों से बचना है आप। क्योंकि DVT से बचना चाहते हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचना चाहते हो, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली इसको हेपारिन दे सकते हो, ठीक है, अनफ्रैक्शनड हेपारिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हो। और क्योंकि स्ट्रेस अल्सर हो सकते हैं, है ना, सो फॉर दैट व्हाट यू कैन गिव PPI, दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो दीज are the few basic points that you need to write about sepsis in your exam if this question